एजुकेशनल चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर का नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हम लोग को पढ़ना है। अभी फ़िलहाल हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी फंक्शन हो रहा है तो एक होता है कि हम लोग को कंट्रोल में होता है, एक वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। हम लोग ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन हम लोग क्या क्या कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड क्या रोल प्ले करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का क्या काम है हमारे बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है हमारे बॉडी में, और भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्वायरमेंट में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उससे रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो उसको रिस्पॉन्ड कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द रिस्पॉन्ड सो बाय देम चेंजेस इन द एनवायरमेंट फैक्टर जैसे स्टिमुलाई। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये नहीं कि बस सर्दी ठंडा गर्मी ये सारा चीज़ इन्वायरमेंट का मतलब हो रहा है। जैसे अगर अभी हम लोग गैस जलाएं तो गैस अगर जहाँ पे जला जो फ्लेम है उसके पास अगर हम लोग अपना हाथ लेके जाते हैं तो हीट जनरेट कर रहा है वो फ्लेम, तो वो भी एक स्टिमुलाई है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा रोशनी में चले गए तो वो भी एक स्टिमुलाई है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी में है तो। उसके बाद अगर हम लोग का बॉडी पे पिंच हो रहा है या कोई हैमर कर रहा है, वो सारा एक स्टिमुलाई है। जैसे में स्टिमुलाई में दिया हुआ है, हीट एक स्टिमुलाई है, लाइट, कोल्ड, प्रेशर, ये सारा एक स्टिमुलाई है। और उसको जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्ड करते हैं कौन करते हैं? ह्यूमन करते हैं। कब? जब वो स्टिमुलाई हमारे बॉडी में जाता है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हीट है तो उसको हम लोग हाथ हटाएंगे। लाइट अगर आँख पे काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है तो प्यूपिल हम लोग का छोटा हो जाएगा। कोल्ड है तो हम लोग सिबरिंग करेंगे। प्रेशर अगर काफ़ी ज़्यादा हैमर कस के लगा तो हम लोग पैर को पीछे धक्का देंगे, हाथ को हटाएंगे वहाँ से। अलग अलग फंक्शन जैसा जैसा स्टिमुलाई रहेगा वैसा हम लोग का बॉडी फंक्शन रिस्पॉन्ड करेगा। तो और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका अपना अपना स्टिमुलाई होता है। जैसे यहाँ पे प्लांट है, जिधर सनलाइट रहेगा उसी की ओर प्लांट का लीफ ग्रो होगा, उसके तरफ जाएगा, टूबर्ड जाएगा उसके तरफ लीफ जाएगा, लेकिन अवे क्या होगा? रूट है जो कि उसके अवे होगा। प्लांट बेंड करेगा, लाइट है, मानिए यहाँ पे सनलाइट है, ये मेरा सनलाइट है, ये मेरा पेड़ है, तो इसका जो लीफ है सन के तरफ जाएगा, लेकिन जो इसका रूट है वाटर के तरफ, टूवर्ड ग्रेविटी जाएगा, ग्रेविटी के तरफ जाएगा रूट, वाटर के तरफ जाएगा रूट। जिधर वाटर ज़्यादा मिलेगा, सॉइल न्यूट्रिशन जिधर ज़्यादा मिलेगा, ग्रेविटी जिधर होगा उधर जाएगा रूट। लेकिन जो सनलाइट जिधर रहेगा लीफ उधर ही ग्रो करेगा। कभी हम लोग एग्जाम्पल देख के हम लोग डेली में भी देख सकते हैं। मानिए घर में अगर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, जिस साइड से उसे लाइट मिलेगा उसी डायरेक्शन में उसका लीफ सारा जाता है। उसके बाद है अमीबा। अमीबा किधर जाएगा? फूड के तरफ जाएगा, जिधर उसको फूड मिलेगा उधर जाएगा। जैसे मानिए मेरा अमीबा है, यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे सीडोमोनास होता है, सीडोपोडिया क्रिएट करता है। ये जो यहाँ पे है ये क्या है? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इसे बोलते हैं। जो ये मानिए मेरा अमीबा है तो यहाँ जो ये क्रिएट हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीडोपोडिया कहेंगे। ये किधर जाएगा? इधर अगर ये मेरा फूड है तो फूड के तरफ जाएगा ये अमीबा। अमीबा और जो प्रोटोजोआ है जो अवॉइड करेगा क्या? ऑब्स्ट्रक्शन।
ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो भी रुकावट आता है, मानिए कि ये मेरा अमीबा है, ये पैरासाइट है, तो यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मानिए कि यहाँ पे एक वुड रखा हुआ है, तो अमीबा इधर ग्रो नहीं करेगा, प्रोटोजोआ इधर ग्रो नहीं करेगा, अमीबा अपना डायरेक्शन इधर कर लेगा, प्रोटोजोआ अपना डायरेक्शन मूव कर लेगा। उसके बाद है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? स्पॉन्जेस है जो कि एक्सेप्शन में है। मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, उसका हर एक सेल अलग अलग फंक्शन रिस्पॉन्ड करता है। जो न्यूरॉन होते हैं, मानिए कि ब्रेन का जो सेल है, स्पाइनल का सेल है, ब्रेन का सेल है, मस्कुलर का सेल है, सबका स्टिमुलाई अपना अपना वो सिंगुलर फंक्शन रिस्पॉन्ड करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन एक्सेप्शन है, स्पॉन्ज एक एक्सेप्शन है। उसके बाद पढ़ेंगे अ नर्व और नर्व सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हम लोग का टोटल नर्वस सिस्टम होता है, हम लोग का बॉडी कोई भी फंक्शन कर रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का हाथ है। तो सिस्टम कहने का मतलब एक बहुत बड़ा ये हो गया, ये पूरा होल बॉडी मेरा है तो ये नर्वस सिस्टम से ही बना हुआ है ना, ये होल बॉडी है तो इसके पूरे बॉडी में जो नर्व है तो इसे हम लोग नर्व सिस्टम बोलेंगे। लेकिन यहाँ से एक नर्व सिस्टम अगर हम लोग निकाल देते हैं, डेंड्राइल हो गया, सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन का एंड पॉइंट हो गया, इसे नर्व बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे इसे। लेकिन अगर बहुत सारा न्यूरॉन मिल जाएगा तो इसे न्यूरॉन सिस्टम बोलेंगे, नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और जो नर्वस सिस्टम को दूसरा क्या नाम बोलते हैं? मास्टर सिस्टम है हम लोग का बॉडी। मास्टर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा हो, या रिफ्लेक्स एक्शन हो, वॉलेंट्री हो, इनवॉलेंट्री हो, सारा कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ पे है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ब्रेन में है। नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व है, ये सारा हम लोग का नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, इन्वायरमेंट में कुछ भी अगर हुआ है तो रिसीव करेगा, ये ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व रिसीव करेगा उसे, वो प्रोसेस में जाएगा, इंटरप्ट होगा, मतलब उसको अच्छे से जानेगा कि क्या है, ये हीट है, कोल्ड है, किसी तरह का चोट लग रहा है, हमें हटाना है, क्या करना है, ये काम होगा यहाँ। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। जैसा इंटरप्शन में पता चला हीट का है तो हीट में अगर हाथ हटाना है तो उसके अकॉर्डिंग हाथ हटाएगा। ये सारा हम लोग काम होता है। लेकिन ये प्रोसेस हम लोग को देख के कितना लग रहा है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन नहीं, ये विदिन 1 सेकेंड में ये काम हो जाता है। 1 सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए टाइम है, मतलब क्षणिक भर में ये काम होता है। हम लोग इसको पता भी नहीं कर सकते हैं कितना जल्दी ये काम होता है। इसलिए तो नर्वस सिस्टम काफ़ी फास्ट होता है, मास्टर सेल ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। अब हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। स्टिमुलस कैन बी डिफाइन एज फैक्टर इंक्लूडिंग अ चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। जो स्टिमुलस होता है किसी भी तरह का हो सकता है। इंटरनली अगर हम लोग का बॉडी में चेंज होता है तो भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है, हम लोग उस टाइम भी रिएक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम उस टाइम भी वर्क करता है। एक्सटर्नली अगर कुछ चेंज हुआ है उस टाइम भी हम लोग का बॉडी फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो आइदर वो मैकेनिकल हो या केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, फिजियोकेमिकल हो, किसी भी तरह का हो, हम लोग का नर्वस सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्ड करेगा। इंटरनल सिचुएशन में रहे या एक्सटर्नल सिचुएशन में रहे, हम लोग का नर्वस सिस्टम दोनों टाइम रिस्पॉन्ड करता है। अगर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिम्स टू बी प्रोवाइड अ स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। अगर जैसा स्टिमुलस रहा उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिस्पॉन्स किए हैं, रिएक्ट किए हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स किए हैं। किसके तरफ? किसके टूवर्ड? स्टिमुलस के टूवर्ड हम लोग रिएक्ट किए हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिम्स रिक्वायर्ड रिसेप्टर एंड इफेक्टेड इट्स नर्व सिस्टम। हम लोग का नर्व सिस्टम है, उसे दो चीज़ चाहिए, एक रिसेप्टर चाहिए और एक
इफेक्टर चाहिए। रिसेप्टर कहने का मतलब क्या हुआ, रिसेप्टर लेने वाला, माने कि मेरा सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है इस तरह से कुछ, और उसके बाद इफेक्टर जो भी यहाँ पे काम होगा उसको इफेक्ट करके रिस्पॉन्ड देगा ना, इफेक्टर कि हाँ पे ये करना चाहिए। एक होता है रिसेप्टर जो बाहर से लिया कि हाँ ठंडा है, गर्मी है, आवाज़ ज़्यादा है, ये सारा चीज़ रिसेप्टर लेता है, और उसके बाद जो भी हमें करना चाहिए उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वो हम लोग का सेल बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम लोग इफेक्टर बोलेंगे। इफेक्टर मतलब रिजल्ट देना, और रिसेप्टर मतलब जो भी बाहर एक्टिविटी हो रहा है उसे लेना। अब बहुत तरह का रिसेप्टर होता है। अगर हम लोग लाइट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म दिया हुआ है फोटो रिसेप्टर, उसमें क्या होता है लाइट अगर लेते हैं, जो हम लोग का आई का रेटिना है उस पर अगर डायरेक्टली लाइट जाता है तो ही हम लोग का आई में इमेज का फॉर्मेशन होता है। कभी ऐसा होता है कि रूम अंधेरा है उसमें लाइट नहीं आ रहा हम लोग को इमेज दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि उस टाइम रेटिना है, रेटिना पे लाइट नहीं जा रहा होता, इसलिए इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर रेटिना पे लाइट जाएगा, रेटिना पे लाइट जाएगा, लाइट जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद है फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब होता है साउंड, फोनो मतलब होता है साउंड, और रिसेप्टर मतलब तो मालूम ही है, इसीलिए जो साउंड को लेता हो उसे बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, जो कि इनर ईयर में जाता है, उसके बाद साउंड को डिटेक्ट करता है कि हाँ ये इतना हर्ट्ज का साउंड है, इससे ज़्यादा हर्ट्ज 20 to 2000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, अगर उससे कम हुआ तो भी नहीं हम लोग सुन पाएंगे, और उससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग का जो ईयर ड्रम है वो फटने का चांसेस हो सकता है। उसके बाद है वाइल फैक्टर रिस्पॉन्स। वाइल फैक्टर रिस्पॉन्स में क्या होगा, जब हम लोग का नोज है, नोजल कैविटी है, अगर वो स्मेल करता है उसके बाद वो स्मेल को डिटेक्ट करके बताता है हाँ ये गुड स्मेल है, बैड स्मेल है, ये हम लोग का वाइल फैक्टर रिस्पॉन्डर का काम होता है। उसके बाद है गुस्टो रिसेप्टर। गुस्टैटो रिसेप्टर मतलब क्या है, उसमें हम लोग टेस्ट पता करते हैं। बकल कैविटी होता है, जो मुंह होता है, ओरल कैविटी भी हम लोग जिसे बोलते हैं उसे को ही बोलते हैं बकल कैविटी। उसके अंदर हम लोग खाना को इंगल्फ करते हैं, बॉल में लेते हैं, ओरल में लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना कि हाँ ये खाना तीखा है, खट्टा है, मीठा है, तो रिस्पॉन्ड कौन करता है, गस्टैटो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर मतलब हीट को डिटेक्ट करता है, कौन, स्किन करता है, और फिर टेम्परेचर को डिटेक्ट करके बताता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। अब जितना भी नर्वस सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा कौन पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट इज हाईली इन्वॉल्व। जो वर्टिब्रेट कहाँ होता है, जो हम लोग का बैकबोन है, ये हम लोग का बैकबोन होता है कुछ इस तरह से, इसमें ही वर्टिब्रेट होता है, जो स्मॉल स्मॉल कॉलम होता है वर्टिब्रल कॉलम, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम में। अब अलग अलग काम होता है नर्वस सिस्टम का। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंटरनल इन्वायरमेंट का हो या बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हो, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारा नर्व सिस्टम पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। जो हम लोग का वॉलेंट्री होगा, वॉलेंट्री में क्या आएगा, सेंट्रल नर्व आएगा और स्पाइनल नर्व आएगा, तो ये सारे चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब जो ऑटोमेटिक होता है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो अपना काम करता है, वो होता है इनवॉलेंट्री। उसके बाद जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है, किसी चीज़ को याद करना, एक्सपीरियंस जो हम लोग का होता है याद करना, लर्न करना, इंटेलिजेंस लेवल, ये सारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। अगर नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इसका मेमोरी लॉस हो गया, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, जिसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उसी को पैरालाइज मारता है। उसको अगर राइट हैंड पे अगर पैरालाइज मार दिया है मतलब उसका नर्वस सिस्टम ख़त्म। उसको राइट हैंड पे आग लगा दो, कितना भी कस के मार दो, वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है।
अब मेन कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का क्या क्या काम होता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का वर्टिब्रेट होता है ये सेंट्रल में होता है वर्टिब्रेट, और इसी से कनेक्ट होता है हम लोग का ब्रेन, कुछ इस तरह से होता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम लोग का ब्रेन हो गया, या स्पाइनल हो गया। तो इसमें हम लोग का स्पाइनल कोड नीचे हो गया, ये हो गया ब्रेन, और ये हो गया स्पाइनल कोड। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में होता है क्रैनियल और स्पाइनल और विसरल नर्व। ये हम लोग का 3 तरह का नर्व होता है, एक होता है क्रैनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व, और एक होता है विसरल नर्व। क्रैनियल हो गया ब्रेन तरफ, स्पाइनल हो गया बोन तरफ, विसरल मतलब हो गया जो हाथ पैर जो लंबर के साइड जाता है उसे बोलते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम के बारे में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हम लोग देख लिए कुछ इस तरह से होता है। ये रहा बैकबोन वर्टेब्रल, जिसको स्पाइनल बोलते हैं, ये हो गया ब्रेन हो गया, ये हो गया नीचे स्पाइनल कोड हो गया। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब सेंट्रल के अलावा जो भी बचा, ये अगर मेरा सेंट्रल है तो सेंट्रल तो ये हो गया, लेकिन इसके अलावा जो भी, अब इसका हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सारा मेरा इधर वाला जो भी मेरा ऑर्गन बचेगा वो सारा किसके अंदर जाएगा, पेरिफेरल के अंदर जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री होता है और इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंट्री जो कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री में होगा क्रैनियल हो गया, स्पाइनल हो गया। स्पाइनल में भी होता है सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक होता है, पारासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व। अगर हम लोग का हार्ट बीट काफ़ी तेज हो जाता है तो कौन काम करेगा, पारासिम्पैथेटिक नर्व काम करेगा उसको स्लो करने का, कि स्लो करो। तेज कौन करता है, सिंपैथेटिक। अगर हम लोग का हार्ट बीट काफ़ी स्लो हो जाता है सिर्फ तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है फास्ट करने का। अगर हम लोग टेंशन में रहते हैं, काफ़ी लो एनर्जी रहते हैं, तो पारासिम्पैथेटिक काम करता है। एग्ज़ाम के पहले जो डर होता है, किसी भी चीज़ को लेके जो फियर होता है, उस टाइम पारासिम्पैथेटिक नर्व काम कर रहा होता है। हाई एनर्जिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हैप्पी होते हैं, उस टाइम कौन काम कर रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग का डेंड्राइल। डेंड्राइल जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल बॉडी सेंट्रल पार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, उसके बीच में सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। और ये जो हम लोग का एक्सोन नीचे की ओर आता है और एक्सोन आगे जाके टर्मिनल एंड छोटे छोटे पार्ट में ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग सेल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी है जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हम लोग देख लिए, देखिए न्यूक्लियस होता है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। और इसके आसपास छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स ब्लैक ब्लैक जो देखने को मिल रहा है उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक है। इसमें क्या क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोन। साइटोन कहने मतलब जो सेल में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं साइटोन। अब इसे बोला है नोट पोसेस सेंट्रियोल, नोट पोसेस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, मानिए मेरा सेल है, सेल में कुछ इस तरह से रहता है, 2 पोल क्रिएट करता है। अगर ये दोनों साइड, एक इधर सेंट्रियोल है एक इधर सेंट्रियोल है, कुछ टाइम बाद ये सेल डिवीज़न हो जाएगा। पहले ये सेंट्रियोल किस तरह से रहता है, जब सेल डिवीज़न नहीं होना रहता है तो ये सेंट्रियोल सारा चारों सेंट्रियोल है जो कि एक साथ रहता है, इस तरह से रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये मैच्योर होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाता है। जैसे ही टेलोफेज में जाएगा सेंट्रियोल इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इस पोजीशन पे आने के बाद विद इन 2 आवर ये सेल डिवीज़न हो जाएगा। इसीलिए जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन सेंट्रियोल नहीं है। उसके बाद है डेंड्राइल। डेंड्राइल किसको बोलते हैं, फिगर में देख लीजिए, डेंड्राइल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइल। उसके बाद हम लोग डेंड्राइल का क्या काम है, जो भी स्टिमुला वहाँ मिला है उसको, उस चीज़ को रिसेप्टर लेना और सेल बॉडी को
ट्रांसमिट करना, जो भी इंफॉर्मेशन है सेल बॉडी को दे देना, डेंड्राइट का काम होता है। उसके बाद एक्सोन क्या होता है? एक्सोन है जो कि सिंगल इलोंगेटेड होता है, थ्रेड लाइक जाता है, नीचे की ओर जाता है। ये चीज़ हम लोग देख ली। ये रहा मेरा एक्सोन, ये कुछ इस तरह से एक्सोन है, आगे इंड में जाके ये ब्रांचिंग लाइक में खत्म हुआ है। एक्सोन हो गया जो कि सेल बॉडी को जो भी इंफॉर्मेशन मिला वहां से कंडक्ट करते हुए टर्मिनल इंड पे जाता है। elongated fiber will conduct the impulse from the cell body it a cytoplasmic terminally branches structure। ये लास्ट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसे हो जाता है? टर्मिनली मतलब क्या होता है? टर्मिनली मतलब क्या होता है? इंड। जो इंड पार्ट होता है उसका कैसा हो जाता है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है? साइनेप्सिस अगर ये मानिए इस तरह से होता है, ये हो गया साइनेप्सिस। इसमें जो हो गया साइनेप्टिक फ्लूइड, ये जो हम लोग ऐसे लाइन बना रहे हैं उसे बोलेंगे साइनेप्टिक फ्लूइड। इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अराइवल नर्व इम्पल्स, अगर जो डेंड्राइट का टिप है, डेंड्राइट का टिप मतलब जो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी का ये जो डेंड्राइट का टिप हुआ, वहां अगर नर्व इम्पल्स मिला है यहाँ टिप पर, उसको लेगा। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा। वो इम्पल्स कहाँ देगा? सेल बॉडी को देगा। इम्पल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा, वो देगा सेल बॉडी को। और वो सेल बॉडी इम्पल्स कहाँ देगा? एक्सोन को देगा। वो एक्सोन ट्रांसमिट करेगा इंड साइड में, और जो भी नेक्स्ट डेंड्राइट होगा उसको ट्रांसमिट करेगा। ये प्रोसेस रेगुलर चलते रहेगा, जैसे एग्जाम्पल फिगर से समझाते हैं। यहाँ पर कोई भी इम्पल्स था, इसको मिला, इस डेंड्राइट को मिला। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स देगा सेल बॉडी को, और ये सेल बॉडी एक्सोन से होते हुए इंड पॉइंट तक जाएगा, और यहाँ होगा जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन बना हुआ होगा, ये इसको देगा। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और जहाँ पर भी इसे, ये कहाँ तक जाएगा? पहले ब्रेन तक जाएगा ना, तभी रिस्पॉन्ड करेगा। ये भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर से समझा देंगे। रिफ्लेक्स एक्शन होता है अगर रिसेप्टर ऑर्गन है, मानिए मेरा हाथ है, हाथ भी रिसेप्टर ऑर्गन होगा। अगर हाथ में मेरा पिंच होगा, चुट्टी कटाएगा या किसी चीज़ चुभेगा, पिंच होगा, तो हम लोग का रिसेप्टर ऑर्गन कौन बनेगा? हैंड बनेगा। वो वहाँ पे अगर स्टिमुलाई हुआ एंड इनिशिएट इम्पल्स, वहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होगा। वो इम्पल्स सेंसरी नर्व के पास जाएगा, और वो सेंसरी नर्व इम्पल्स किसको देगा? स्पाइनल कोड को। अब वो स्पाइनल कोड क्या करेगा? मोटर में चेंज होगा। वो इम्पल्स मोटर इम्पल्स में चेंज होगा, और मोटर नर्व क्या करेगा? उसको इम्पल्स को जो कंडक्ट किया, जो इम्पल्स उसको मिला, उसको इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाएगा। अब वो इफेक्टिव ऑर्गन क्या करेगा? जो भी अगर मालूम चला हीट है तो हाथ वहाँ से हटाएगा। इफेक्टिव ऑर्गन कौन होगा? हाथ ही होगा ना। अगर मोटर नर्व वापस आया मेरे हैंड पे कि हाँ इसे हाथ हटाना है, तो इफेक्टिव हैंड जो मसल से अपना मूवमेंट करेगा। देखिए फिगर से समझाते हैं। अब यहाँ पे मेरा हाथ पे पिंच लगा था, तो पिन लगा, ये सेंसरी नर्व के पास इम्पल्स गया। यहाँ पे स्किन पे मेरा हाथ पे चोट लगा, ये बना रिसेप्टर। सेंसरी नर्व के पास गया, ये जाएगा स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड मोटर नर्व में, मोटर इम्पल्स में चेंज करेगा। वो मोटर इम्पल्स मोटर नर्व से होते हुए इफेक्टर के पास जाएगा। उसे हाथ हटाना है तो हाथ हटा देगा। यहाँ पे फिगर से भी करके बता दिया है। ये रहा अफेक्टिव और ये रहा इफेक्टिव। उसके बाद ये चीज तो हम लोग देख ही लिए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्रेन। ब्रेन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? यहाँ हम लोग देखे थे ब्रेन, यहाँ है ब्रेन।
ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेन में फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, सेरेब्रम है और टेम्पोरल लोब होता है, सॉरी बोन नहीं होता है, लोब होता है। उसके बाद अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है ब्रेन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग का जो ब्रेन होता है हाईएस्ट बहुत ज़्यादा ही कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। कोई भी ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड में चले या नहीं उतना चले, लेकिन ब्रेन होता है हाईली कोऑर्डिनेटेड सेंटर बोला जाता है उसे। इसका वेट कितना होता है 1.5 kg इसका वेट होता है। सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम अगर कहीं पाया जाता है तो वो है ब्रेन। 98% जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन में ही पाया जाता है। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करेगा। ब्रेन के बाहर जो स्कल रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। ये मेरा स्कल है, इसे बोलते हैं क्रैनियम। क्रैनियम होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। ये कैसा होता है, बोनी स्ट्रक्चर इसका होता है। कैसा होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद क्या है, ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है ब्रेन का। 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको बोलते हैं मेनिन। मेनिन्स जो होता है 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर है उसके बीच में होता है, जैसे ये मानिए 3 प्रोटेक्टिव लेयर, इसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये होता है ब्रेन। अब ब्रेन में भी पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। तो बहुत लोग का क्या सोचना है, फोर ब्रेन इसको बोलते हैं, मिड ब्रेन इसे बोलते हैं, हिंड ब्रेन इसे बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन वैसे नहीं होता है। फोर ब्रेन इसे बोलते हैं, मिड ब्रेन इसे बोलते हैं और हिंड ब्रेन इसे बोलते हैं। ये होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या काम होता है, थिंकिंग पार्ट इसमें होता है। इसमें वाइल्ड फैक्ट्री लोब आता है, सेरेब्रम लोब आता है और इसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर पाया जाता है। 2 इस तरह से, ये लेटरल साइड से दिखा रहा है ना, ऐसा ऐसा एक और हेमिस्फेयर इधर साइड भी होता है। कहीं हम लोग फिगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से कहीं बना हुआ भी देखे होंगे। इस तरह से ब्रेन का फिगर बना हुआ होता है। ये ऊपर का पार्ट्स होता है, या ऊपर से देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं। अब ब्रेन का सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्ट कवर करता है तो यह है फोर ब्रेन ही सबसे ज़्यादा कवर करता है। अब ये फोर ब्रेन में ही पार्ट्स होता है जो इतना देर से फिगर है, ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब होते हैं। ये सारा हम लोग का फोर ब्रेन का पार्ट्स है। फोर ब्रेन का काम है क्रिएटिव आइडिया सोचना, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सब होता है। ये सारा जो इमोशन क्रिएट होता है ये फ्रंटल लोब का काम है। पैराइटल लोब में क्या होता है, कोई टच हुआ, पेन हुआ, कोई हीट हुआ, कोल्ड सेंसेशन मिला, ये सारा किसका काम है, पैराइटल लोब का काम है। और टेम्पोरल लोब का क्या काम है, कोई साउंड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, काफ़ी स्मेल आ रहा है, मेमोरी आ रही है, सारे चीज़ को रिस्पॉन्ड कौन करता है, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्ड करता है। और ऑसिपिटल लोब होता है, ये जो भी शेप हो गया, कलर हो गया, ये सब कौन पहचानता है, ऑसिपिटल लोब पहचानता है। उसके बाद होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है जो कि सबसे छोटा पार्ट्स होता है मिड ब्रेन, और ये फाइब्रस ट्रैक होता है, जिसको फाइब्रस ट्रैक होता है, इसे हम लोग हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दोनों को ये कंडक्ट करता है। कौन, मिड ब्रेन है जो कि हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों को कंडक्ट करता है। उसके बाद हिंड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन में होता है इनवॉलेंट्री पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें हो गया पॉन्ड्स हो गया, सेरेब्रम हो गया और मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया। ये सारा हिंड ब्रेन में जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। स्पाइनल कोड क्या होता है, स्पाइनल कोड में हम लोग का 2 तरह होता है, एक क्रैनियल नर्व होता है, एक स्पाइनल नर्व होता है। तो क्रैनियल नर्व उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बता देते हैं। क्रैनियल नर्व होता है जो कि 12 पार्ट होता है। अगर कोई पूछे क्रैनियल नर्व कितने पार्ट्स में होते हैं तो 12 पार्ट्स में होते हैं।
फर्स्ट और सेंसरी नर्व होता है जो कि सेंसरी फाइबर से बना, मोटर नर्व होता है, एक मिक्स नर्व होता है। मिक्स नर्व क्या होता है, सेंसरी और मोटर दोनों का मिक्सचर अगर कंटेन कोई करता है तो हो गया मिक्स नर्व उसे बोलते हैं। उसके बाद है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या होता है, ये 31 पार्ट्स होता है। फर्स्ट में हो गया सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक नर्व और लंबर नर्व, सैक्रल नर्व और कोकियल नर्व। ये हम लोग का जो सर्वाइकल हो गया नेक रीजन में होता है, थोरेसिक रीजन है, चेस्ट रीजन है उसे बोलेंगे, लंबर जो स्टोमिक वाले रीजन है, और सैक्रल जो हम लोग का बैक रीजन है जहाँ पे कमर आता है, जहाँ हम लोग बेल्ट बांधते हैं वो हो गया, और कॉकेक्स जिस बेसिस पे जो हम लोग बैठते हैं लास्ट में जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्टार्टिंग में 5 बोन रहता है यहाँ पे, लेकिन फ्यूज होकर सिंगल एक बोन बन जाता है जो कि टेल लाइक बनता है, उसे बोलते हैं कोकियल नर्व।